हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल रन फॉर एमपीपीएससी पर, जहां हम आपको पढ़ा रहे हैं लूसेंट पॉलिटी। तो अभी तक हमने संविधान संशोधन तक की चीज़ें देख ली थी। आज हम इसका नया टॉपिक देखेंगे, न्यायपालिका, जिसमें हम सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और स्थानीय न्यायालयों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारे न्यायपालिका की व्यवस्थाएँ किस प्रकार से हमारे देश में। सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर नज़र डालते हैं। तो पहले देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय। इसमें पहला पॉइंट है, भारत की न्यायिक व्यवस्था इकहरी और एकीकृत है, जिसके सर्वोच्च शिखर पर भारत का उच्चतम न्यायालय है। मतलब भारत की जो न्यायिक व्यवस्था है वह इकहरी है और एकीकृत है, और जिसका सर्वोच्च जो है वह है उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय दिल्ली में स्थित है। मतलब उच्चतम न्यायालय जो है वह दिल्ली में स्थित है। अगला पॉइंट है, उच्चतम न्यायालय की स्थापना, गठन, अधिकारिता, शक्तियों के विनियमन से संबंधित विधि निर्माण की शक्ति भारतीय संसद को प्राप्त है। मतलब इससे संबंधित इसकी अधिकारिता, गठन और स्थापना की शक्तियां जो हैं वह भारतीय संसद को प्राप्त है। उच्चतम न्यायालय गठन संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 124 में दिया गया है। मतलब संविधान के अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय के गठन के बारे में बताया गया। तो पॉइंट है इसमें, उच्चतम न्यायालय के में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं। अगला है इसमें, उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल 8 न्यायाधीशों की व्यवस्था संविधान में मूलतः की गई थी। मतलब जब संविधान बना उस समय उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 8 अन्य न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी। मतलब 7 अन्य न्यायाधीश, मतलब टोटल कुल 8 न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी उच्चतम न्यायालय में। बाद में काम के बढ़ते दबाव को देखते हुए 1956 में उच्चतम न्यायालय अधिनियम में संशोधन कर न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर 11 कर दी गई। तदुपरांत 1960 में यह संख्या पुनः बढ़ाकर 14, 1978 ईस्वी में 18 तथा 1986 में 26 हो गई। केंद्र सरकार ने 21 फरवरी 2008 को उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों के अतिरिक्त न्यायाधीशों की संख्या 25 से बढ़ाकर 30 कर दी, 30 करने का फैसला किया। अब अगला इसमें देखते हैं, इन न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। अगला है इसमें, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई। एक बार नियुक्त होने के बाद इनके अवकाश ग्रहण करने की आयु सीमा 65 वर्ष है। अगला है इसमें, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश साबित कदाचार तथा असमर्थता के आधार पर संसद के प्रत्येक सदन में विशेष बहुमत से पारित समावेदन के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा हटाए जा सकते हैं। मतलब इनको कौन हटाएगा? राष्ट्रपति हटाएगा, संसद के विशेष बहुमत द्वारा पारित समावेदन के आधार पर। अगला क्या है इसमें, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000 रुपये प्रति माह और अन्य न्यायाधीशों को 2,50,000 रुपये प्रति माह वेतन मिलता है। अगला इसमें क्या है कि सबसे अधिक समय तक न्यायाधीश के पद पर रहने वाले, मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले न्यायाधीश जो थे वो यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ थे, जो 22 फरवरी 1978 से 11 जुलाई 1985 तक 2,696 दिन तक जो थे मुख्य न्यायाधीश पद पर रहे। सबसे कम समय काल किसका रहा है? तो सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले न्यायाधीश थे कमल नारायण सिंह, जो कि 26 नवंबर 1991 से 12 दिसंबर 1991, 17 दिन तक के लिए इनको न्यायाधीश नियुक्त किया गया था, मुख्य न्यायाधीश। अगला पॉइंट है इसमें, जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुद्दा PIL लाया गया, तब भारत के मुख्य न्यायाधीश जो थे वो थे PN भगवती। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिए योग्यता क्या क्या? पहली योग्यता तो है कि वह भारत का नागरिक हो। दूसरी योग्यता है इसमें कि वह किसी उच्च न्यायालय अथवा 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में लगातार कम से कम 5 वर्षों तक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो, या किसी अन्य न्यायालय या न्यायालयों में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रह चुका हो, या राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून का उच्च कोटि का ज्ञाता हो। अगला इसमें है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश अवकाश प्राप्त करने के बाद भारत में किसी भी न्यायालय या किसी भी अधिकारी के सामने वकालत नहीं कर सकते। मतलब वो जब वो उच्चतम न्यायालय का जो न्यायाधीश होगा, अवकाश प्राप्त करने के बाद किसी भी न्यायालय में और किसी भी अधिकारी के समक्ष वकालत नहीं करेगा। अगला है इसमें, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पद एवं गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलवाता है।
अगला इसमें पॉइंट है, मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति लेकर दिल्ली के अतिरिक्त अन्य किसी स्थान पर सर्वोच्च न्यायालय की बैठकें बुला सकता है। अब तक हैदराबाद और श्रीनगर में इस प्रकार की बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं। अब उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार देखते हैं। तो पहला इसमें है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। तो यह निम्न मामलों में प्राप्त है। पहला इसमें भारत संघ एवं एक या एक से अधिक राज्यों के मध्य विवादों के संबंध में। दूसरा पॉइंट है इसमें कि भारत संघ तथा कोई अन्य राज्य या अनेक राज्यों और एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवादों में। तीसरा इसमें दो या दो से अधिक राज्यों के बीच ऐसे विवादों में जिसमें उनके वैधानिक अधिकारों का प्रश्न नहीं था। अब अगला इसमें है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय उसी विवाद को निर्णय के लिए स्वीकार करेगा इसमें किसी तथ्य या विधि का प्रश्न शामिल हो। दूसरा इसमें जो है, अभी हमने प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के बारे में पढ़ा है, अब हम पढ़ेंगे अपीली क्षेत्राधिकार। तो अपीली क्षेत्राधिकार में देश का सबसे बड़ा अपीली न्यायालय उच्चतम न्यायालय है। इसे भारत के सभी उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है। इसके अंतर्गत 3 प्रकार के प्रकरण आते हैं। पहला है सांविधिक, दूसरा है दीवानी और तीसरा है फौजदारी। अब अगला हम देखते हैं तीसरे प्रकार की शक्ति जो है क्षेत्राधिकार, वह है परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार में राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह सार्वजनिक हित महत्व के विवादों पर उच्चतम न्यायालय का परामर्श मांग सकता है। यह अनुच्छेद 143 में है। दूसरा है इसमें कि न्यायालय के परामर्श को स्वीकार या अस्वीकार करना राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है। चौथा इसमें पुनर्विचार संबंधी क्षेत्राधिकार। तो यह संविधान के 137 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि वह स्वयं द्वारा दिए गए आदेश या निर्णय पुनर्विचार कर सकते हैं तथा यदि उचित समझे तो उनमें आवश्यक परिवर्तन कर सकता है। मतलब यदि संविधान में कोई निर्णय है और वह पुनर्विचार के लिए आता है तो वह उसमें पुनर्विचार कर सकता है, और यदि उसमें कुछ संशोधन करने का गुंजाइश है तो संशोधन भी कर सकता है। अगला है इसमें अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय संविधान का अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय को एक अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है। इसका आशय यह है कि इस न्यायालय को निर्णय सब जगह साक्षी के रूप में स्वीकार किए जाएंगे। मतलब इस न्यायालय के जो निर्णय होंगे वो सब जगह साक्षी के रूप में स्वीकार किए जाएंगे और इसकी प्रामाणिकता के विषय में प्रश्न चिन्ह नहीं किया जाएगा, मतलब प्रश्न नहीं किया जाएगा। अगला इसमें मौलिक अधिकारों का रक्षक। मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में क्या है उच्चतम न्यायालय कार्य, तो उसमें देखते हैं भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक है। अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय को विशेष रूप से उत्तरदायी ठहराता है कि वह मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए आवश्यक कार्यवाही करे। न्यायालय मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण से लेख जारी कर सकता है। नोट है इसमें, उच्चतम न्यायालय में संविधान से निर्वचन से संबंधित मामलों की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम 5 होनी चाहिए। अनुच्छेद 145(3) में बताया गया है। उच्च न्यायालय के बारे में हम पढ़ते हैं। अभी हमने उच्चतम न्यायालय के बारे में कुछ चीज़ें देखी हैं, अब हम उच्च न्यायालय के बारे में देखते हैं। तो उच्च न्यायालय में पहला पॉइंट है, संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। मतलब संविधान में अनुच्छेद 214 में बताया गया है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। लेकिन संसद की विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों या किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक ही न्यायालय स्थापित कर सकती है। मतलब जो संसद है वह विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक या किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक ही उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है। अनुच्छेद 231 में बताया गया। वर्तमान में पंजाब एवं हरियाणा, असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, दादर एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव और पश्चिम बंगाल, मतलब पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह आदि के लिए एक ही उच्च न्यायालय है। वर्तमान में भारत में 25 उच्च न्यायालय हो चुके हैं। इसमें 24 लिखा हो, इसको 25 बना लीजिएगा।
25 उच्च न्यायालय हो गए। अगला इसमें केंद्र शासित प्रदेशों के लिए केवल दिल्ली में उच्च न्यायालय है। अगला है केंद्र शासित प्रदेशों से केवल दिल्ली में उच्च न्यायालय है, मतलब केंद्र शासित जो प्रदेश हैं उनमें एकमात्र दिल्ली जो है केंद्र शासित प्रदेश जहां उच्च न्यायालय। अगला है प्रत्येक उच्च न्यायालय का गठन एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों से मिलाकर किया जाता है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, अनुच्छेद 217 में बताया गया। भिन्न भिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या अलग अलग होती है। अगला है इसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता, तो भारत का नागरिक हो पहला, तो दूसरा कम से कम 10 वर्ष तक न्याय का धारण कर चुका हो अथवा किसी उच्च न्यायालय में या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो। अगला इसमें पॉइंट है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उस राज्य जिसमें उच्च न्यायालय स्थित है वह का राज्यपाल उसके पद की शपथ दिलाता है। अगला इसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अवकाश ग्रहण करने की अधिकतम उम्र 62 वर्ष, अभी 65 वर्ष प्रस्तावित है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद से राष्ट्रपति को संबोधित कर कभी भी त्यागपत्र दे सकते हैं। अब उच्च न्यायालयों के बारे में देख लेते हैं कि उच्च न्यायालय कहाँ कहाँ हैं और उनके अधिकारता और उनके स्थान क्या हैं। तो हमारे यहाँ 25 उच्च न्यायालय हैं। इनमें पहला उच्च न्यायालय है कलकत्ता उच्च न्यायालय। इसकी स्थापना 1862 में हुई। यह पश्चिम बंगाल में है, मतलब इसके क्षेत्र में जो आते हैं पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह आता है। इसका मूल स्थान जो है कोलकाता में है और इसकी खंडपीठ जो है पोर्ट ब्लेयर में भी है। अगला है इसमें बम्बई उच्च न्यायालय जो 1862 में ही स्थापित हुआ। और इसमें क्या क्या आते हैं, महाराष्ट्र, गोवा, दादर एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव। इसका मुख्यालय मुंबई में है। इसकी खंडपीठ नागपुर में, पणजी और औरंगाबाद में भी। अगला है मद्रास, तो मद्रास हाई कोर्ट जो है वो भी 1862 में स्थापित हुआ। इसमें भी इसमें के अधिकारता में तमिलनाडु और पुदुचेरी आते हैं। इसका मूल स्थान जो है मतलब इसका स्थान जो चेन्नई है और इसका खंडपीठ जो है मदुरई में भी है। अगला इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट 1866 उत्तर प्रदेश में है। इसका मूल स्थान है इलाहाबाद और इसकी खंडपीठ जो है लखनऊ में भी है। अगला हाई कोर्ट है कर्नाटक हाई कोर्ट जो 1884 में स्थापित हुआ, जो कर्नाटक के मतलब कर्नाटक का अधिकारता इस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आती है। इसका जो मूल स्थान है बेंगलुरु में। अगला है पटना 1916 में स्थापित हुआ और बिहार इसकी अधिकारता में आता है। इसका मूल स्थान पटना है, कोई खंडपीठ नहीं। अगला इसमें देखते हैं उड़ीसा 1948 में स्थापित हुआ, जिसका जो है स्थापना कटक में हुई है। अगला हम इसमें देखते हैं गुवाहाटी में 1948 ईस्वी में। इसके अधिकारता में आते हैं असम, नागालैंड, मिजोरम और एवं अरुणाचल प्रदेश। इसकी जो मूल स्थान है वो गुवाहाटी है और इसकी जो खंडपीठ है वो कोहिमा, आइजोल, ईटानगर में है। अगली इसमें हाई कोर्ट जो है वो राजस्थान हाई कोर्ट है, 1950 में स्थापना हुई राजस्थान में। इसका जो मूल स्थान है वो जोधपुर में है और जो खंडपीठ है वो जयपुर में भी है। अगला है इसमें आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट जो कि अब हैदराबाद हाई कोर्ट कहलाएगा, जिसकी स्थापना हुई है 1954 में। अब इसमें तेलंगाना बस आएगा इसके अंतर्गत, हैदराबाद हाई कोर्ट के अंतर्गत। तो इसमें देख लेंगे ये हैदराबाद हाई कोर्ट हो गया है, 1954 में स्थापना हुई इसकी। इसके अंतर्गत तेलंगाना आता है और ये इसका मूल स्थान जो है हैदराबाद में है। अगला है इसमें मध्य प्रदेश का स्थापना 1956 में हुई, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की। यह मध्य प्रदेश की अधिकारता बस इस न्यायालय में आती है और इसका जो मुख्यालय है वो जबलपुर में है और इसकी जो खंडपीठें हैं वो ग्वालियर और इंदौर में भी हैं। अगला इसमें केरला, तो केरला है 1956 में इसकी स्थापना हुई और
केरल और लक्षद्वीप इसकी अधिकारिता में आते हैं और इसका जो मूल स्थान है वो एर्नाकुलम में। अगला है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर है 1957 में स्थापना हुई, जम्मू कश्मीर क्षेत्र आता है इसमें, और अब लद्दाख भी। और अगला है इसमें इसकी जो मूल स्थान है वह है श्रीनगर, और जम्मू में भी इसका खंडपीठ है। अगला हाई कोर्ट देखते हैं 14वें नंबर का, गुजरात। 1960 में इसकी स्थापना हुई, गुजरात हाई कोर्ट की। गुजरात इसकी अधिकारिता में आता है और अहमदाबाद में इसका मुख्यालय है। अगला है इसमें दिल्ली हाई कोर्ट जो है 1966 में स्थापित हुआ और दिल्ली इसकी अधिकारिता में आता है और दिल्ली इसका मुख्यालय है। अगला है इसमें पंजाब व हरियाणा। तो पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट जो है 1966 में स्थापित हुआ, इसकी अधिकारिता में आते हैं पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, और इसका जो मुख्यालय है वो चंडीगढ़ में। अगला हाई कोर्ट है हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट, जो कि 1971 में स्थापित हुआ और हिमाचल प्रदेश की अधिकारिता में आता है, इसका मुख्यालय शिमला में है। अगला 18वें नंबर का सिक्किम, जो कि 1975 ईस्वी में है। सिक्किम में इसकी अधिकारिता में आता है और इसका जो मुख्यालय है वह गंगटोक में है। अगला है छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की स्थापना जो हुई वो सन 2000 में हुई और छत्तीसगढ़ इसकी अधिकारिता में आता है और इसका जो मुख्यालय है बिलासपुर में। 20वां हाई कोर्ट है उत्तराखंड हाई कोर्ट। उत्तराखंड हाई कोर्ट की भी स्थापना सन 2000 में हुई और इसका जो मुख्यालय है वह नैनीताल में है। अगले इसमें है 21वें नंबर का झारखंड हाई कोर्ट। उसकी भी स्थापना 2000 में हुई है और इसकी अधिकारिता में झारखंड ही आता है और इसका जो मुख्यालय रांची में है। अगला है मेघालय हाई कोर्ट, जिसकी स्थापना 25 मार्च 2013 को हुई। ये है मेघालय में, इसकी अधिकारिता मेघालय आता है और इसकी जो मुख्यालय है वो शिलांग में। अगला है इसमें मणिपुरा। तो मणिपुर में क्या है, 25 मार्च 2013 को स्थापना हुई और मणिपुर इसकी अधिकारिता में आते हैं और इसके जो मुख्यालय है वह इम्फाल में है। अगला हाई कोर्ट है त्रिपुरा हाई कोर्ट। त्रिपुरा हाई कोर्ट 26 मार्च 2013 त्रिपुरा में स्थापित हुआ। त्रिपुरा इसके अधिकारिता में आता है और अगरतला में इसका मुख्यालय है। और अगला जो हमारे पास 25वां हाई कोर्ट है वह है आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट। आंध्र हाई कोर्ट जिसकी स्थापना जो है वह 25वें की स्थापना 1 जनवरी सन 2019 को 1 जनवरी सन 2019 को इसकी स्थापना हुई 25वें हाई कोर्ट के रूप में और इसका मुख्यालय जो है वह अमरावती है। तो इस प्रकार से हमने 25 उच्च न्यायालयों के बारे में पढ़ा। हम इसमें नोट देख लेते हैं। नोट में लिखा हुआ वर्तमान में ऐसे उच्च न्यायालय जिनकी अधिकारिता में एक से अधिक राज्य आते हैं 4 हैं। इनमें से है केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल कर लिया जाए तो इनकी संख्या 7 होगी। अगला इसमें है केरल उच्च न्यायालय में 1997 में सबसे पहले बंद को असंवैधानिक घोषित किया था। अगला हम देख लेते हैं लोक अदालत के बारे में। तो लोक अदालत क्या है? लोक अदालत कानूनी विवादों के मैत्रीपूर्ण समझौते के लिए वैधानिक मंच है। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 संशोधन 2002 द्वारा लोक उपयोगी सेवाओं के विवादों संबंध में मुकदमेबाजी पूर्व मतलब मुकदमा होने से पहले ही उसको सुलह और निर्धारण करने के लिए स्थायी लोक अदालतों की स्थापना के लिए प्रावधान करता है। ऐसे फौजदारी विवादों को छोड़कर जिनमें समझौता नहीं किया जा सकता, दीवानी, फौजदारी, राजस्व अदालतों में लंबित सभी कानूनी विवादों मैत्रीपूर्ण समझौते के लिए लोक अदालत में लाए जा सकते हैं। मतलब किसी भी चीज़ को समझौते पूर्वक समझा कर और उस केस को निपटाने के लिए लोक अदालतों का निर्माण किया गया। इसमें है अगला है कि कानूनी विवादों को लोक अदालतें मुकदमा दायर होने से पूर्व भी अपने यहाँ स्वीकार कर सकती हैं। लोक अदालत में के निर्णय अन्य किसी दीवानी न्यायालय के समान ही दोनों पक्षों में लागू होते हैं। यह निर्णय अंतिम होते हैं
लोक अदालतों द्वारा दिए गए निर्णयों के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती। देश में लगभग सभी जिलों में स्थायी सतत लोक अदालतें स्थापित की गई हैं। लोक अदालत 5 लाख तक के दावे पर विचार कर सकती है। अगला इसमें पॉइंट क्या है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसी प्रकार अपदस्थ किया जा सकता है जिस प्रकार से उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश पदमुक्त किया जा सकता है। मतलब जो लोग उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है उसको उस प्रकार से हटाया जा सकता है जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को पदमुक्त किया जा सकता है। अगला इसमें जिस व्यक्ति ने उच्चतम न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश के रूप में कार्य किया है वह उच्च न्यायालय के वकालत नहीं कर सकता। मतलब उच्च न्यायालय में वह वकालत नहीं कर पाएगा, किंतु वह दूसरे उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय में वकालत कर सकता है। मतलब वह उस उच्च न्यायालय में जिसमें उसने काम किया वहाँ नहीं कर सकता वकालत, और अन्य किसी भी उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट में कर सकता है वकालत। अगला इसमें राष्ट्रपति आवश्यकतानुसार किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकता है, अन्यथा अथवा अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। मतलब राष्ट्रपति आवश्यकता को देखते हुए उच्च न्यायालय की कार्यों को देखते हुए उनकी आवश्यकता अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकता है। अगला है राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के किसी अवकाश प्राप्त न्यायाधीश को भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का अनुरोध कर सकता है। अगला पॉइंट है इसमें उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होता है। उसके निर्णय आधिकारिक माने जाते हैं तथा उनके आधार पर न्यायालय अपना निर्णय देते हैं। यह अनुच्छेद 215 में वर्णित है। अगला पॉइंट है भारत के मुख्य न्यायाधीशों से परामर्श कर राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश स्थानांतरण किसी दूसरे उच्च न्यायालय में कर सकता है। मतलब राष्ट्रपति परामर्श भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से किसी भी जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को होगा वो दूसरे उच्च न्यायालय में उसको भेज सकता है। अगला है इसमें महत्वपूर्ण अधिकारियों का मासिक वेतन। मतलब जो हमारे देश के महत्वपूर्ण अधिकारी हैं उनको कितना कितना वेतन मिलता है उसके बारे में हम एक बार देख लेते हैं। तो पहला है इसमें देखिए राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति को 5 लाख रुपए, उपराष्ट्रपति को 4 लाख रुपए, लोकसभा अध्यक्ष को 4 लाख रुपए, राज्यपाल को 3,50,000 रुपये, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000 रुपये, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को 2,50,000 रुपये, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों को 2,50,000 रुपये, उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को 2,25,000 रुपये, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को 2,50,000 रुपये और मुख्य चुनाव आयुक्त को 2,50,000 रुपये और महान न्यायवादी जो हैं उनको भी 2,50,000 रुपये सैलरी मासिक वेतन प्राप्त होता है। अब हम उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बारे में देख लेते हैं। तो पहला क्षेत्राधिकार है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार जो कि अनुच्छेद 226 में वर्णित है। प्रत्येक उच्च न्यायालय को नौकाधिकरण, इच्छा पत्र, तलाक, विवाह, न्यायालय की अवमानना तथा कुछ राजस्व संबंधी प्रकरणों, नागरिकों के मौलिक अधिकारों के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक निर्देश, विशेषकर बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, उत्प्रेषण तथा अधिकार प्रेक्षा लेख जारी करने का अधिकार प्राप्त है। अगला इसमें अपीलीय क्षेत्राधिकार। तो अपीलीय क्षेत्राधिकार में पहला पॉइंट क्या है, फौजदारी मामलों में अगर सत्र न्यायाधीश ने मृत्युदंड दिया हो तो उच्च न्यायालय में उसके विरुद्ध अपील हो सकती है। मतलब जो निचली अदालतें हैं यदि उसमें किसी को फौजदारी मामले में मृत्युदंड दिया गया हो तो हाई कोर्ट में वह अपील कर सकता है। अगला इसमें पॉइंट देखते हैं, दीवानी मामलों में उच्च न्यायालय में उन सब मामलों की अपील हो सकती है जो 5 लाख या उससे अधिक की संपत्ति से संबंधित हो। अगला तीसरा है उसमें उच्च न्यायालय पेमेंट और डिजाइन, उत्तराधिकार, भूमि प्राप्ति, दिवालियापन और संरक्षकता आदि मामलों में भी अपील सुन सकता है। अगला तीसरा है इसमें उच्च न्यायालय में मुकदमों को हस्तांतरण। तो यदि किसी उच्च न्यायालय को ऐसे लगे जो कि अभियोग अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन है, वह विधि किसी भी सारगर्भित प्रश्न से संबंध है तो उसे अपने यहाँ हस्तांतरित कर या तो उसका निपटारा स्वयं कर देता है या विधि के संबद्ध प्रश्नों को निपटाकर अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय के लिए वापस भेज देता है।
अगला इसमें चौथा जो अधिकारिता है उसमें प्रशासकीय अधिकार। उच्च न्यायालयों को अपने अधीनस्थ न्यायालयों को नियुक्ति, पदोन्नति तथा छुट्टियों से संबंधित नियम बनाने का अधिकार है। अगला पॉइंट है इसमें उच्च न्यायालय राज्य के अपील का सर्वोच्च न्यायालय नहीं है। मतलब उच्च न्यायालय राज्य में अपील का सर्वोच्च न्यायालय नहीं है। राज्य सूची से संबंध विषय में संबद्ध जो विषय हैं, राज्य सूची से संबंधित जो विषय हैं, विषयों में उच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील हो सकती है। अगला इसमें देखते हैं कि भारत सरकार ने उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है उसके बारे में क्या क्या दिया है। तो भारत सरकार ने उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया। दूसरा इसमें उपभोक्ता समस्याओं के निपटारे के लिए जिला स्तर पर जिला फोरम, राज्य स्तर पर राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग तथा राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का गठन किया गया है। अगला इसमें पॉइंट है जिला फोरम 20 लाख रुपए तक के मामलों की, राज्य फोरम के विवाद निवारण आयोग 20 लाख से 1 करोड़ तक के मामलों की तथा एवं राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग 1 करोड़ से अधिक कीमत वाले मामलों की सुनवाई करता है। एक और हम इसमें पढ़ लेते हैं न्यायाधिकरण के बारे में। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण CAT कैट, और इसके बारे में क्या है कि संविधान के अनुच्छेद 323A के प्रावधानों से केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण CAT का गठन 1985 में प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम 1985 के तहत किया गया। उस समय भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। CAT का अध्यक्ष उच्च न्यायालय के वर्तमान अथवा सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है। अध्यक्ष के अलावा इसमें 16 उपाध्यक्ष और 49 सदस्य होते हैं। ये सदस्य न्याय एवं प्रशासनिक दोनों क्षेत्रों से लिए जाते हैं। इस प्रकार से हमने न्यायपालिका के बारे में पूरी चीज़ें देखी। तो अब हम अगले वीडियो में कुछ और टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें।